हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल है भाई? बहुत अच्छा। अच्छा, तो 12 नंबर के पार्ट में कोई यदि प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो बिल्कुल निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलता, वीडियो देखते हैं तो यही नहीं पता चलता, कोई व्यू नहीं आते, कोई कमेंट्स नहीं। अच्छा लग रहा है तो बेटा कमेंट्स करें, यदि बुरा भी लग रहा है तो सजेशन दें, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और क्या बेटर दे सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप मतलब इस प्रकार के सुझाव मेरे को देंगे तो मैं उसमें बहुत और अच्छा करूँगा। और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ठीक है। तो आज के मानव में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के 30 नंबर के पार्ट में मैं आपको निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो बेटा इससे पहले मैं काफ़ी पढ़ा चुका, तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको कई बार दी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो देखें, यहां लिख दिया मैंने नर युग्मक, ब्रैकेट में मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जिससे कि आप लोग केंद्रक व मादा युग्मक, ब्रैकेट में वही केंद्रक के संयुग्मन को निषेचन कहा जाता है। तो क्लियर लिख दिया, नर युग्मक व मादा युग्मक ब्रैकेट में केंद्रक के संयुग्मन को निषेचन कहा जाता है। ये आपके सामने लिखा हुआ। यदि ये आप चाह रहे हैं कि ये भी लिख दूं तो बेटा ये भी लिख दिया, निषेचन कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, ब्रैकेट में न्यूक्लियस, बेटा केवल ट्रांसलेट करता हूं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स, नहीं आएगा तो यहां लिख दिया न्यूक्लियस ब्रैकेट में, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बेटा, इससे सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको बीच में, देखिए ये तो समझ में आ गया। अभी तक मैं आपको बार बार बताता था कि नर युग्मक, मादा युग्मक या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये बीच में मैंने ब्रैकेट में न्यूक्लियस क्यों लिख दिया? उस समय मैंने चूंकि इस वजह से नहीं बताया था, पूर्व में पढ़ाता था। अब आपको फर्टिलाइजेशन ही पढ़ा रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि वास्तविक तौर पर मेल गैमेट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, जब फ्यूज होते हैं तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि फीमेल एग और मेल इस प्रकार से केवल अटैचमेंट हो जाए कि ये सर ये फ्यूज हो गया, क्या इसको फर्टिलाइजेशन कह दिया? इसको फर्टिलाइजेशन नहीं कहा जाता। इन दोनों का ये जो न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा तब उसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये बेटा फर्टिलाइजेशन की आपको डेफिनेशन आना चाहिए। अब ये फर्टिलाइजेशन होता कितने प्रकार का है? दो प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। मैं आपको पूर्व में भी बता के आ चुका हूं, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल यानी इसको कहा जाता है बाह्य
और इसको अंत है। क्या बताया जाए, मतलब जब बॉडी के बाहर होता है, जब फीमेल और मेल अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज करते हैं तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी बाह्य निषेचन कहेंगे। और जब फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, क्या जब फीमेल बॉडी में बेटा फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान फीमेल बॉडी में भी कहाँ, फीमेल बॉडी के जो एफआरएस सिस्टम बताया, उस एफआरएस में मैंने ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बताई थी। उस फेलोपियन ट्यूब में एक ब्रूड पार्ट था, चौड़ा भाग था, जिसको एम्पुला कहा जाता। उस एम्पुला वाले भाग में जब फर्टिलाइजेशन स्पर्म के द्वारा एग किया जाता है तब कहा जाता है। विशेष ध्यान रखें, यानी प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल ओविडक्ट का एम्पुला वाला भाग, ओविडक्ट का एम्पुला वाला भाग। क्लियर, पहले ये ध्यान रख लें, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी वह कौन सा स्थान है जहां बहुत ज़्यादा 1 नंबर में 12th में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि कौन से स्थान पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको क्या बताना, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला वाला पार्ट होता है उसमें होता है। अब आप भाई कह रहे हैं कि भाई एम्पुला वाला पार्ट कौन सा, मैं डायग्राम नहीं बता रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये बेटा पोर्शन निकल चुका है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, जो थोड़ा सा इधर कह रहे हैं, अरे सर थोड़ा सा वो तो बता दो कौन सा पार्ट है। देखिए ये ओविडक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की बताई थी, ध्यान होगा। तो ये जो फैला हुआ भाग है, इस फूला हुआ, इसको एम्पुला कहा जाता है। इस जगह ये एग पाया जाता है और जब कॉपुलेशन क्रिया मेल और फीमेल करते हैं या मेल के इंटरकोर्स करते हैं या संभोग क्रिया करते हैं तो उस समय मेल अपने पेनिस के द्वारा इस प्लेस पर सीमेन को रिलीज करता है, सीमेन को छोड़ता है, इजैकुलेट करता है और उस सीमेन में लगभग 25 से 30 करोड़ की संख्या में स्पर्म पाए जाते हैं पर इजैकुलेशन इसमें पाया जाता है 25 से 30 करोड़ की संख्या में। तो इतनी संख्या में क्या स्पर्म यहाँ तक पहुँचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। जैसे ये वेजाइना में छोड़े जाते हैं तो वेजाइना का जो नेचर होता है, फीमेल जब एक्साइट होती है तो उस समय बर्थोलिन ग्लैंड्स एक एसिडिक मीडियम रिलीज करती है, जिसके फलस्वरूप मतलब जो पाया जाता है एसिडिक मीडियम जो पाएगा, उस एसिडिक मीडियम की वजह से यहाँ जो स्पर्म थे वो स्पर्म कुछ नष्ट हो जाते हैं, ये स्पर्म नष्ट हो गए। अब फिर आगे चले तो फीमेल जब एक्साइट हुई तो फीमेल की जो यूटेरस था, यूटेरस की जो यहाँ आपको ध्यान होगा इस प्लेस पर जो मैंने सर्विक्स कहा था, क्या कहा था? सर्विक्स कहा था। तो इसकी सर्विक्स इस सीमेन को सिरिंज के तरह खींच लेती है ऊपर और ले जाकर इस यूटेरस वाले भाग पर डाल देती है। अब यहाँ से यूटेरस से मैं जो शुक्राणु या स्पर्म पहुँचे वह 1.5 से 3.3 केवल पॉइंट नहीं mm पर मिनट, क्या पर मिनट लोकोमोशन करते धीरे धीरे चलते चले जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? इस साइड पहुँचते हैं जहाँ ओवा पाया जाता है। यदि ओवा इस साइड होगा तो इस साइड भी इस पर पहुँच रहा है, ये नहीं है कि ओवा इस साइड है तो सारे इस साइड ही आएंगे, इस साइड भी मुख्य रूप से जाएंगे यदि ओवा इस साइड, लेकिन एक मंथ में इधर होता है, एक मंथ में इधर होता है, तो विशेष ध्यान दें। तो उस दौरान जब ये रिलीज किया गया सीमेन तो स्पर्म के द्वारा एक एंटी फर्टिलाइजेशन एंजाइम सीक्रेट होता है, एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम, और एग के द्वारा फर्टिलाइजिन सीक्रेट होता है। तो एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इस कारण ये स्पर्म धीरे धीरे इस स्थान पर पहुंच जाते हैं एम्पुला वाले भाग पर। जैसे यहाँ पहुँचते हैं तो उस ओवा को, उस अंडे को या उस एग को फ्यूज कर देते हैं। जैसे ये फ्यूज होता है तो उनके दोनों न्यूक्लियस, दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, उसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये होता है फर्टिलाइजेशन। अब लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस प्रकार से होती है तो मैं लिखे देता हूँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। देखें
डेफिनेशन बेटा बिल्कुल क्लियर। कैसे परिभाषा बोलोगे? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ब्रैकेट में वही न्यूक्लियस लिखना है, तो उसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नर युग्मक ब्रैकेट केंद्रक, मादा युग्मक ब्रैकेट केंद्रक आपस में मिल गए, निषेचन कहलाया। क्लियर? तो ये, हाँ सॉरी, यहाँ मैंने आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल बताए थे, वो भी ध्यान रखना है बिल्कुल। अब आता है कि अपनी जो साइट है, ये जैसे एग की लेयर है और ये मैं ऊपर लेयर बनाने जा रहा हूं। यदि ध्यान होगा तो आप लोगों को मैं एग की स्ट्रक्चर बना के आ गया हूं। क्या? एग की कुछ फॉलिकुलर सेल्स मिलकर एक लेयर बनाती थी, उस लेयर को कोरोना रेडिएटा कहा जाता था। बेटा ध्यान है क्या? पीछे एग की स्ट्रक्चर में पढ़ा के आया हूं, क्या कहा जाता था? कोरोना रेडिएटा कहा जाता था। क्या कह रहे हैं? कोरोना रेडिएटा। तो ये लेयर बना दी, ये लो, इस प्रकार की ये लेयर बन गई, बिल्कुल तुरंत इसी प्रकार की सेल्स होती हैं। अभी मैं ये जो सेल्स लेयर थी उसको क्या कहा गया था? कोरोना रेडिएटा। क्लियर बेटा? आपको पता है कि किसी भी सेल्स में, चाहे स्पर्म सेल्स हो चाहे ओवा सेल्स है, ये सेल्स हैं, इसमें आपके सबसे इनर की जो लेयर हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। क्या? अब इसमें ये जो मेम्ब्रेन मैंने बताई थी, आपको ध्यान होगा जोना पेलुसिडा, मैंने कहा था पल्लू सीधा, यदि पहले वाली वीडियो देखा होगा तो निश्चित पता होगा, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे ही स्पर्म एग से टकराया, क्योंकि स्पर्म बहुत सारे थे, चारों ओर से एग से टकराते हैं, लेकिन एग के वेजिटल वाले पोल से और एनिमल पोल से किस भाग से जब स्पर्म टकराएगा तब एग को फ्यूज कर पाएगा। तो ध्यान रखें, एक मैंने पोल बताया था, ये जैसे पोल बोला था इसको एनिमल पोल, यानी सक्रिय ध्रुव। एग पढ़ा है पीछे, मैं बता के आ चुका हूं आपको, एनिमल पोल सक्रिय ध्रुव। और दूसरा जो मैंने बताया था वह वेजिटल पोल यानी निष्क्रिय ध्रुव। तो यहाँ सक्रिय निष्क्रिय शब्द आ रहा है, तो ये इससे तो आप निश्चिंत होते जा रहे हैं कि यानी कि स्पर्म जिस सक्रिय पोल पर टकराएगा, इस ध्रुव पर टकराएगा, वही स्पर्म या शुक्राणु एग को फ्यूज कर पाएगा, वही क्या कर पाएगा? फ्यूज कर पाएगा। तो क्लियर? मैं इस पॉइंट को लेकर चल रहा हूं, पूरी उसमें लेयर में कई डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो इस वजह से। तो जैसे कि ये स्पर्म आ रहा है, ये क्या? ये स्पर्म आया, जैसे ये स्पर्म इससे टकराया तो ये न्यूक्लियस बना दे रहे हैं। ये जो कोरोना रेडिएटा लेयर थी वह म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है। अब इस लेयर को हटाना, ये लेयर है जोना पेलुसिडा लेयर है, इनको हटाना बहुत आवश्यक है। तो हटाने के लिए क्या किया जाता है कि एंजाइम इस स्पर्म के द्वारा रिलीज होते हैं, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जिनको सामूहिक रूप से स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहा जाता है। कौन सा एंजाइम कहा जाता है? स्पर्म लाइसिन। कौन सा एंजाइम बेटा कहा गया? स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम इसमें बहुत सारे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे इससे टकराता है तो इसके एंड पर, आपको पीछे मैं स्ट्रक्चर पढ़ा के आया हूं स्पर्म की, तो यहाँ ये जो वाला भाग है, इस भाग को एक्रोसोम कहा गया होगा। इस एक्रोसोम के द्वारा ये एंजाइम सीक्रेट होता है। क्या? तो जैसे ही ये एंजाइम रिलीज हुआ तो इसकी लेयर ये टूटी, ये लेयर टूट गई। क्या? तभी एंजाइम रिलीज होगा। क्या? एक्रोसोम की ऊपर कैप लाइक जो स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो लेयर टूटेगी, उसी दौरान ये एंजाइम रिलीज होगा। जैसे ये एंजाइम रिलीज होता है तो इस लेयर को ड्यू टू फर्टिलाइजेशन के दौरान कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा लेयर को धीरे धीरे ये एंजाइम गलाते चलते हैं, लाइसिस करते चलते हैं, अपघटित करते चलते हैं। तो देखिए मैं मतलब आपके क्या कर रहा हूं? अपघटित कर रहा हूं। अब अगले डायग्राम में
ब्लैक से करूँ थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक इसमें रेड कलर का मैं यूज कर चुका हूँ। तो ये बेटा, ये आपके क्या हो गई, इस लेयर को हटाते जा रहे हैं। देखिए लेयर को क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। तो यहाँ ये जो क्या है वो न्यूक्लियस है, ये हेड वाला पोर्शन है। आपको पहले पता है, बता चुका हूँ, हेड वाला पोर्शन सिर्फ विशेष ध्यान रख लें, अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। टेल वाला पोर्शन अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हेड वाला पोर्शन, और हेड वाले पोर्शन में ही क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे के पोर्शन में, ठीक है ना। तो देखिए ये एग था। अब ये जो लेयर है, थोड़ा सा मैं यहाँ एक लेयर और बनाना चाहूंगा। ये थोड़ा सा डायग्राम को वैसे ही आप लोगों के थोड़ा सा जिससे कंफ्यूजन दूर हो, किस प्रकार से स्पर्म का हेड वाला भाग प्रवेश कर रहा है, बनाते चलेंगे और मिटाते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ टच हुआ, अब ये लेयर भी गलेगी। ये यहाँ क्या पाया जा रहा है, ये पूरा साइटोप्लाज्म, ये लो सीधे सीधे ये बना दिया मैंने। अब क्या होता है, अगले स्टेप पर आ रहे हैं। ये देखिए यहां तक तो वही का वही है, क्या यहां तक तो वही का वही है। जैसे ये आता है इससे जुड़ जाता है। कितना बड़ा बना दिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये रिसेप्टर वाला भाग है। जैसे ही इससे स्पर्म लेयर से टकराता है तो बाहरी जो लेयर एग की होती है वो कौन शेप स्ट्रक्चर बना देती है, शंकु के आकार की स्ट्रक्चर बनाती है, क्या। तो जिसके कारण वहीं से वह स्पर्मलाइजेशन एंजाइम सीक्रेट हुआ, तो वहीं से वह गलती चली आती है, वहीं से गलता, और धीरे धीरे हेड वाला भाग और न्यूक्लियस अंदर प्रवेश करता चला जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ से धीरे धीरे बड़ा चूम बन रहा है, ये देखिए क्लियर आ रहा है, ये देखिए तो ये का ये कहा ये न्यूक्लियस आया। अब क्या होता है, जैसे ही मुख्य रूप से ये वाला भाग न्यूक्लियस नीचे आता है, तो इसके पलट में मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं। ये देखिए मैं टेल तो बनाना भूल ही रहा हूं धीरे धीरे। ये अब ये क्या, पहला वाला भाग ये जो था ये आपका ये टेल वाला भाग तो बाहर रह गया, क्या टेल वाला भाग बाहर रह गया और हेड वाला भाग अंदर प्रवेश कर गया, क्या अंदर प्रवेश किया। तो जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो ये इस प्रकार से एक लेयर डेवलप करती है जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा गया। कौन सा मेम्ब्रेन कहा गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे ही एक तो क्या वहां शंकु जो बन गया था कौन, तो अब दूसरा स्पर्म वहीं प्रवेश नहीं कर पाएगा इन कंडीशन। जैसे ये एग अंदर आता है, हेड वाला भाग अंदर आता है यानी एग, तो वहीं एक लेयर डेवलप हो जाती है जिस लेयर को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा गया। 100% स्पर्म का दूसरा स्पर्म अब अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो देखिए यहीं से मैं क्या कर दूं, एक ये लेयर बनी, ये एग न्यूक्लियस, किसका किसका न्यूक्लियस, स्पर्म का। और हेड में क्या पाया गया, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य पाया जाता, वह कोशिका द्रव्य न्यूक्लियस सहित अंदर प्रवेश कर गया। इस प्रकार से आप बनाओगे गोला तो यहां, और ये क्या पाया गया, एग न्यूक्लियस। तो इसको क्या कह दूं, एग न्यूक्लियस बेटा कह दिया, और ये स्पर्म न्यूक्लियस। अब दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। अब फ्यूज किसको होना है, इन दोनों को, किसको फ्यूज होना है, इन दोनों को फ्यूज होना। फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर, सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनती है, वह है
डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, जिसको जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। और ये जो दोनों का फ्यूज हुआ, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा गया बेटा? फर्टिलाइजेशन। ये जो क्रिया होती है लगभग 2 से 2.5 घंटे में, यानी 2 से 2.5 घंटे के लगभग इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में समय लगता है। तो ये है बेटा आपका क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन। अब आपने देखे समय समय पर, क्या समय समय पर देखे होंगे, एक नंबर का क्वेश्चन से एग्जाम के दृष्टिकोण से, 12th तो है ही, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम, मेडिकल कंपटीशन एग्जाम के भी दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे चेंजेज आए स्पर्म में। स्पर्म में यहाँ बहुत सारे परिवर्तन हुए परिवर्तन आपको अभी बताया। तो स्पर्म के यही परिवर्तन, शुक्राणु के यही परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जो निषेचन के लिए आवश्यक है। किसके लिए? अपने आप नहीं हो रहा है। ऐसे परिवर्तन शुक्राणु जो निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं, करते हैं, उनको कैपेसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा गया बेटा? CAPACIATION, क्या नाम दे दिया? कैपेसिएशन। शुक्राणु के ऐसे परिवर्तन जो निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं, उसको कैपेसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका क्या बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो आपका ये जो लेक्चर था आज, इस लेक्चर में बेटा इतना ही बहुत है कि आपको मैं ये भेजूंगा, और जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ ही रहे हैं, तो सीधे सीधे यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और कमेंट्स बॉक्स में आप बिल्कुल निश्चित होकर पहुंचाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा 14 नंबर का, 14 नंबर का इसमें लेक्चर जो आएगा, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम निषेचन के बारे में मैं बताऊंगा। क्या कृत्रिम निषेचन कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, इस मेथड को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है बेटा? ओके, बाय, सी यू।